साथियों नमस्कार। इतिहास की एक और नई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम अभी तक आप लोगों से मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के अंतर्गत हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और क्या देखा मैंने आपसे, नंद वंश के बारे में चर्चा की हुई है। साथियों, आज की इस क्लास में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं पश्चिमोत्तर भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण के बारे में। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भारत में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था, उसी समय पश्चिमोत्तर भारत में अराजकता की स्थिति व्याप्त थी और उसी अराजकता का लाभ उठाते हुए विदेशी आक्रांताओं का आना स्वाभाविक हो गया और वो लोग यहाँ पर आसानी से घुसते चले आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो राज थे वो छोटे छोटे भागों में विभाजित थे, तो उनको यहाँ पर आने में कठिनाई नहीं हुई या यहाँ पर वो अपना शासन स्थापित कर पाने में सफल हुए। किसी प्रकार को उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग जो इस क्षेत्र में स्थित शासन व्यवस्था थी वो अराजकता की स्थिति से गुजर रही थी। तो यहां पर हमको एक ध्यान देने वाली बात है कि मौर्य वंश की स्थापना के ठीक पहले से लेकर मतलब यूं कहें हम कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना के ठीक पहले तक जो यहाँ की स्थिति थी वह कहीं ना कहीं विदेशी आक्रांताओं के द्वारा बार बार हस्तक्षेप की जाती रही है। क्लियर इतना? तो हम पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास में पश्चिमोत्तर भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि 2 विदेशी आक्रमण हुए। एक ईरानी पारसिकों का आक्रमण, जिनको हम पारसी का आक्रमण भी बोलते हैं या ईरानी आक्रमण भी बोलते हैं, ठीक है, और एक हुआ यूनानी आक्रमण। तो 2 आक्रमण मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले होते हैं। कौन कौन सा? एक पारसिक आक्रमण और दूसरा है यूनानी आक्रमण। ठीक है, यूनानी आपको पता है कि सिकंदर महान के नेतृत्व में यूनानी आक्रमण हुआ था। और बाकी आज हम इस क्लास को अपने 2 भागों में विभाजित करेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे आपके सामने जो पारसिकों का आक्रमण हुआ भारत पर, कैसे हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, ठीक है, उन सब स्थितियों को हम मैप के माध्यम से समझने का काम करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम सिकंदर के आक्रमण को वहां पर देखेंगे। क्लियर इतना? तो चलिए हम देखते हैं आज की इस क्लास को, जिसका टॉपिक है पश्चिमोत्तर भारत पर विदेशी आक्रमण। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैप में समझाऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं कोशिश करता हूं मैप बनाने की। यहां पर देखिएगा आप लोग, ये हुआ आपका पाकिस्तान, ये भारत है, ये पाकिस्तान है और इसी के ठीक ऊपर हमको देखने को मिलता है अफगानिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान हुआ, ये अफगानिस्तान, ये मैं वर्तमान की स्थिति बता रहा हूं, और ये क्या हुआ? भारत। तो ये जो सीमा क्षेत्र है, आपने देखा था कि मैं आपको षोडश महाजनपद में बताया था कि जो भारत है वह यहाँ पर 16 महाजनपदों का उदय हो रहा था। 16 महाजनपद का उदय कब हो रहा था? तो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। और ये क्या, ये पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा है पश्चिम का एरिया, पश्चिमोत्तर का हिस्सा। इसमें ये जो युद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो विदेशी आक्रांता है उनका बार बार रुख होता रहा है। तो पहले यहां समझिए आप कि यहां पर हमने क्या देखा था कि 16 महाजनपद है जो धीरे धीरे करके यहाँ पर एक जनपद है मगध। वो मगध क्या करता है कि अपनी साम्राज्य सीमा में विस्तार करते इन 16 महाजनपदों को अपने में समाहित करने का काम करता है और धीरे धीरे इसमें विस्तार करने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिले हैं? इस ओर हमको एक क्या देखने को मिला है? मजबूत शासन व्यवस्था। क्या देखने को मिला है? मजबूत शासक व्यवस्था। ठीक है,
यहाँ पर मजबूत शासन व्यवस्था देखने को मिल रही है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ अराजकता की स्थिति व्याप्त है। अराजकता, क्यों अराजकता है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ की जो छोटे छोटे राज्य हैं वो क्या है, आपस में कहीं ना कहीं एकजुट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, अराजकता की स्थिति व्याप्त है। तो इन सब का लाभ कौन उठाएगा? तो इन सब का लाभ उठाएंगे जो विदेशी आक्रांता होंगे, वो इस ओर आकर्षित होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर आने का क्रम देखें तो यहाँ पर जो आने का सबसे पहले विदेशी क्रम स्टार्ट होता है वो पारसीक, या जिनको हम बोलते हैं ईरानी। कौन है? पारसीक या ईरानी। तो हम कह सकते हैं कि जो पहले विदेशी आए जिन्होंने पश्चिमोत्तर भारत पर अपने आधिपत्य को जमाने का प्रयास किया, विदेशियों की बात करें तो उनमें जो सबसे पहले थे वो थे पारसी। यही क्या है, सबसे पहले भारत में घुसने का प्रयास किए। कब किए? तो वो जो समय था वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। कब था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में घुसने का प्रयास करते हैं, भारत में अपनी शासन सत्ता को स्थापित करने का काम करते हैं। और आप क्या देख रहे हो कि जिस यहाँ भी क्या हो रहा है, 16 महाजनपदों का उदय हो रहा है और यहाँ पर इनका आगमन हो रहा है। तो भारत में हम कह सकते हैं कि भारत में जब 16 महाजनपदों का उदय हो रहा था, 16 महाजनपद अपने आप को स्थापित कर रहे थे, तो ठीक उसी समय यहाँ पर इस पश्चिमोत्तर भारत पर विदेशी आक्रांता अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। ठीक है, फिर जब इनका पतन हो जाएगा तो इन्हीं के ठीक बाद होगा यूनानी आक्रमण। क्या होगा? यूनानी आक्रमण। और जब यूनानी आक्रमण होता है तो जो भारत की स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं मगध साम्राज्य की उत्कृष्ट स्थिति होती है। मगध अपने आप को विस्तारित करने लगता है। और यहाँ पर जब किसका आक्रमण होगा? सिकंदर का, सिकंदर महान का जब आक्रमण होता है, किसका? सिकंदर महान का। तो यहाँ पर देखिएगा मगध में कौन रहता है? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद शासन कर रहा होता है। और आपको पता होगा कि उस समय मगध की स्थिति विस्तारित हो चुकी थी, उस समय साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। तो हमने क्या देखा कि सिकंदर महान के समय भारत में जो था वो मजबूत शासन व्यवस्था स्थापित हो चुका था। और जबकि पश्चिमोत्तर भारत में क्या था? छोटे छोटे कहीं ना कहीं राज्यों में विभाजित था, जिससे क्या था, यहाँ अराजकता की स्थिति व्याप्त थी। तो इसका फायदा पारसी ईरानी लोग उठाएंगे। फिर उसके बाद यूनानी जब आएंगे सिकंदर महान, तो पारसिकों के शासन को समाप्त करते हुए इस ओर अपने आधिपत्य को जमाने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं सिकंदर महान और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। और उसका जो सबसे प्रमुख युद्ध होता है वो कहीं ना कहीं पोरस से होता है। और पोरस भले ही पराजय हो जाता है, लेकिन उसने अपनी बहादुरी के दम पर अपनी कहीं ना कहीं गरिमा को, भारत की गरिमा को बनाए रखने का काम करता है। तो ठीक है, हम सिकंदर या यूनानी आक्रमण को अगली क्लास में देखेंगे। अभी हम चर्चा करते हैं आप लोगों से पारसी आक्रमण या ईरानी आक्रमण की बात करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ में आएंगी। ये मैप से मैंने बताने का किया, ये भारत की स्थिति है। भारत में इस ओर मजबूत शासन व्यवस्था चली है और इस ओर कमजोर शासन व्यवस्था है। और इसी कमजोरी का लाभ उठाकर सबसे पहले पारसी आक्रमण करेंगे, फिर पारसिकों का पतन होकर यूनानी आक्रमण इस ओर अपनी स्थिति को जमाने का या शासन करने का काम करेंगे। क्लियर इतना? ठीक है, चलिए इसको आप लिख लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे लिखता हूँ। चलिए आपको लिखिएगा हेडिंग पारसीक या ईरानी, पारसीक या ईरानी आक्रमण। ठीक है, इसमें लिखिएगा कि जिस समय भारत में 16 महाजनपद का उदय हो रहा था, उसी समय पश्चिमोत्तर भारत पर अराजकता की स्थिति व्याप्त थी
अतः अतः विदेशी आक्रांताओं का ध्यान, विदेशी आक्रांताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित होना, इस ओर आकर्षित होना, इस ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, स्वाभाविक था। आगे लिखिएगा, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण विदेशी आक्रमण पारसीक या ईरानी साम्राज्य के हखामनी वंश के संस्थापक कुरुस महान, इनको साइरस द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था, साइरस द्वितीय के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। अगर हम शोध की बात करें तो इसके जो शोध हैं वो जो इतिहासकार हैं जेनोफोन, टेसियस, एरियन आदि के विवरण से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं लोग। चलिए आगे देखिएगा कि हेडिंग लिखिएगा आप लोग, दारा प्रथम। देखिएगा इसमें दारा प्रथम के तीन अभिलेखों कौन कौन से तीन अभिलेख थे? तो पर्सिपोलिस, बेहिस्तून एवं नक्श ए रुस्तम से ज्ञात होता है कि दारा प्रथम को भारतीय अभियान में साइरस द्वितीय से कहीं अधिक सफलता प्राप्त हुई। इसमें लिख लीजिएगा, ये अभिलेख जो ऊपर तीनों हमने अभिलेख बताए, ये अभिलेख फारसी भाषा एवं कीलाक्षर लिपि में है, ठीक है। आगे देखिएगा, इस प्रकार दारा प्रथम
प्रथम सफल विदेशी आक्रमणकारी था। मतलब कि अगर भारत पर सही से शासन करने की बात की जाए, भारत के राज्यों को अपने नियंत्रण में करने की बात की जाए, तो सबसे पहले दारा प्रथम ने ही उस पर कहीं ना कहीं अपना नियंत्रण या शासन स्थापित किया, आक्रमणकारी था। ठीक है, आगे देखिएगा। इसके अधीन गांधार, कंबोज, पश्चिमी पंजाब एवं पूरा सिंध क्षेत्र शामिल था। यह दारा प्रथम का 20वां प्रांत बना। यह मतलब भारत 20वां प्रांत बना। यहां से इसे 360 टैलेंट की मुद्रा प्राप्त होती थी। ठीक है, मतलब कि हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो आक्रमण करने का प्रयास किया वो सायरस द्वितीय था, जो कि हखामनी साम्राज्य का संस्थापक था। उसके बाद अगर एकदम सफल आक्रमण की बात की जाए, जिसने भारत में शासन को जमाने का काम किया, तो वो दारा प्रथम था, जिसकी सूचना हमको उसके द्वारा स्थापित की गई 3 अभिलेखों कौन कौन से थे, पर्सेपोलिस, बेहिस्तून और नक्श-ए-रुस्तम से प्राप्त होती है। ये अभिलेख फारसी भाषा एवं किलाचल लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत जिसने मतलब उसकी विजयों में जो भारत की विजय थी वो 20वां प्रांत थी, और यहाँ से उसको क्या प्राप्त होता था, 360 टैलेंट मुद्रा प्राप्त होती थी। और ये जो राजस्व था उसके कुल हिस्से का 3rd पार्ट था। ये राजस्व उसके कुल आय का 3rd पार्ट था, 3rd हिस्सा। ठीक है, 3rd हिस्सा था। ठीक है, तो इस तरीके से भारत पर, पश्चिमोत्तर भारत पर एक सफल अभियान के रूप में दारा प्रथम ही सफल हो पाता है। क्लियर इतना? चलिए आगे की स्लाइड में और देख लेते हैं। चलिए लिखिएगा, अंतिम सम्राट दारा तृतीय था। दारा तृतीय को सिकंदर ने आरबेला के युद्ध में परास्त कर भारत से पारसीकों के आधिपत्य को समाप्त किया। ठीक है, तो इस तरीके से सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया यूनानी आक्रमण के अंतर्गत, तो यहाँ से अंतिम रूप से जो पारसिक लोग पश्चिमोत्तर भारत पर अपनी शासन सत्ता को जमाए हुए थे, वहां से दारा तृतीय के शासनकाल में पारसी ईरानी आक्रमण या ईरानी साम्राज्य यहाँ से समाप्त हो जाता है। क्लियर इतना? अगर हम बात करें ईरानी आक्रमण के प्रभाव की, तो प्रभाव में हम देख सकते हैं कि पारसिकों के आक्रमण से ही प्रेरणा लेकर
सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। आगे देखिएगा, आर्मेनिक लिपि से ही खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। खरोष्ठी भी एक लिपि थी जो पश्चिम उत्तर भारत में प्रचलित हुई, विकास हुआ। आगे देखिएगा, ईरानी छत्रप प्रणाली का विकास। और क्या था, दारा प्रथम के अभिलेखों से प्रभावित होकर ही अशोक को जानते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे आप, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अशोक ने अभिलेखों को जारी करवाया। ठीक है, मतलब कि जो आगे हम मौर्य वंश के अंतर्गत देखेंगे अशोक शासक होता है, वह कहीं ना कहीं ये जो दारा प्रथम था, जिसने पर्सिपोलिस, बेहिस्तु, नक्श-ए-रुस्तम नामक अभिलेखों की स्थापना की, वह किससे प्रभावित होकर थी, और जो की उसी से प्रभावित होकर ही अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान बहुत सारे अभिलेख जारी किए, जो कि हम वहां पर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ईरानी आक्रमण सबसे पहले विदेशी आक्रमण के रूप में था, वो कहीं ना कहीं दारा प्रथम के शासनकाल में हमको देखने को मिलता है, जिसने भारत के शासन क्षेत्र पर अपनी शासन सत्ता को जमाने का पूरा एक सफल प्रयास किया। फिर जब यूनानी आक्रमण होगा, सिकंदर का आक्रमण होगा, उस समय जो यहाँ पर शासन कर रहे होते हैं दारा-तिती, उनका अंत करके यहाँ से ईरानी साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाएगा। और फिर उस घटनाक्रम को कि कैसे सिकंदर महान यहाँ पर आता है और भारत की गतिविधियों में कैसे शामिल होता है और फिर कैसे वो चला जाता है, इन सभी गतिविधियों को हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को इत्मीनान से जारी रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।